जिससे क्राइम के खूनी खेल का सिकंदर कहा जाता था, जिसका खौफ इतना था कि जिस जगह की तरफ वो उंगली कर देता था वो उसकी हो जाती थी, जो पढ़ने लिखने की उम्र में तिहाड़ की सीढ़ी चढ़ रहा था, जिसके गुर्गे एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम करने को तैयार रहते थे, जिससे पकड़ने के लिए पुलिस को खुलेआम छूट दे दी गई। क्योंकि आज हम जिस गैंगस्टर की बात करेंगे वह कई कत्ल कर चुका है। वो क्राइम की दुनिया का गॉडफादर बनना चाहता था, जिस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, लूट के दर्जनों केस दर्ज है। ये भी कहा जाता है कि वो दाऊद को अपना आइडियल मानता था। उसे एक दो राज्यों का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना था। यही वजह है कि उसे राजधानी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। आज की कहानी दिल्ली के दाऊद इब्राहिम की, जिसके नाम से दिल्ली का जर्रा जर्रा खौफ खाता था। क्राइम की दुनिया में उसे दूसरा दाऊद कहा जाता था, जो खुलेआम धमकियां देता था। ये वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस को भी धमकी देने से नहीं डरता है, जिसकी दहशत के आगे मजबूरन हर किसी को झुकना पड़ जाता है। कौन था वह शख्स जो जेल में भी अपने हर शौक मौज पूरा कर लेता था? आखिर कैसे इसने जुर्म की दुनिया की एबीसीडी सीखी? इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपके सामने खोल कर रख देंगे, इसलिए इसके एंड तक आप जरूर बने रहना। नाम नीरज सहरावत और नीरज बवाना, जिसका जन्म दिल्ली के बवाना में हुआ था, इसलिए डॉन बनने के बाद अपने ही शहर का नाम रख दिया। हालांकि एक छोटी बस्ती थी, वो जाटों का मुख्य इलाका था और ज्यादातर जमीन खेतों से घिरी हुई थी। घर में कोई कमी नहीं थी। पिता भी काफी सीधे साधे थे, जो एक बस कंडक्टर थे। उनके पास भी काफी जमीन थी, मगर वे दिखावटी नहीं थे। नीरज के जन्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया, तब स्थानांतरण के लिए बवाना को एक क्षेत्र के रूप में चुना गया था। सरकार ने किसानों से जमीन खरीदकर उद्योगपतियों को बेच दी, जिसमें कई फैक्ट्रियां हानिकारक उत्पादों के साथ उत्पादित वस्तुओं को स्थानांतरित करने की उम्मीद की गई थी। जैसे ही जमीन बेची गई, बवाना में पैसा तैरने लगा, माहौल पूरा बदल गया। नीरज की भी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। 10वीं तक पढ़ाई के बाद उनके पिता चाहते थे कि नीरज उनके पहले होटल व्यवसाय में उनकी मदद करे। अपनी किशोरावस्था में नीरज को अपने दोस्तों की ओर से छोटी मोटी बातों पर झगड़े की आदत हो गई। अपनी ऐसी हरकतों के लिए वह अक्सर अपने पिता के गुस्से का शिकार होता था। उनकी मार खानी पड़ती थी। हर पिता की तरह उन्हें भी ये उम्मीद थी कि नीरज बड़ा होकर कुछ नाम करेगा, लेकिन उसके पिता को ये पता नहीं था कि नीरज कुछ ऐसा नाम करेगा कि उसका नाम ही अपराध की दुनिया में मशहूर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई और वो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा कि उसका नाम जुर्म की दुनिया में धंसना शुरू हो गया। वो खुद के लोगों को भी नहीं बख्शता था। वो अपने ही लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध को करना शुरू कर दिया और पहली डकैती 2004 में हरियाणा में की गई। उस समय बवाना को 3 महीने जेल में रखा गया था और बाद में उसे रिहा कर दिया गया, जिसके बाद बवाना जुर्म की दुनिया में गुम होता गया। उसे दुनिया से बाहर निकलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद उसे 2005 में बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 2 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में बवाना के सबसे करीबी सहयोगी फजल और रहमान से मुलाकात हुई, जिसके अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की बात भी कही जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसे दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने के संकेत भी बताए जाते थे, क्योंकि उसका मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत में कॉन्टेक्ट फैला हुआ था। फजल से बवाना ने व्यापार के गुर सीखे, यानी पुलिस को कैसे दूर किया जाए और बिना नजर आए मिशन को अंजाम कैसे दिया जाए, उन सभी बारीकियों को सीखा। कथित तौर पर कहा जाता है कि वह रहमान ही था जिसने अपनी क्राइम पुस्तकालयों की कहानियों को बवाना के साथ साझा किया था। नीरज बवाना जेल में ही बैठकर जुर्म की दुनिया की मास्टर डिग्री ले रहा था। नीरज अपने एक समय के क्राइम पार्टनर रहे नीटू दाबोदा से अनबन के बाद और भी ज्यादा मशहूर हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब नीरज माफियागिरी में नया नया आया था, तब नीतू क्राइम की दुनिया में एक जाना माना खिलाड़ी था। उस समय दोनों ने हाथ मिलाया और एक साथ कई सामूहिक लूट, हत्या और रंगदारी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद नीरज के नाम के साथ साथ रुतबा भी बढ़ने लगा। वक्त आया 2011 का, जब दिल्ली के अजय और सोनू पंडित नीरज के साथ जुड़ा। धीरे धीरे सोनू नीरज के काफी करीब आ गया था और यही बात नीरज और नीटू के बीच दूरियों की वजह बन गई। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर भारी पड़ गया। नीटू को लगा कि दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं और दोनों के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक एक करके नीरज ने उसकी गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वक्त के साथ दुश्मनी गैंगवार में बदल गई और खून खराबा शुरू हो गया। दोनों की गैंग आपस में भिड़ जाया करती थी
और कई मर्डर हो जाते थे, लेकिन नीरज भवाना को नीतू दाबोदा को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह खुद ब खुद रास्ते से निपट गया। हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ पुलिस के एनकाउंटर में वो मारा गया। अब आप इसे नीरज की किस्मत मानो या और कुछ, लेकिन नीरज के दुश्मन का पता साफ हो चुका था। लेकिन नीतू दाबोदा की गैंग का एक मास्टर और बाकी बचा था, उसका नाम सुरेंद्र, लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाया। उसकी मौत के बाद नीरज भवाना अकेला ही वो शख्स था जो उस समय क्राइम की दुनिया का इक्का और बादशाह था। मतलब कि नीरज जुर्म की दुनिया का सिकंदर बन चुका था। बड़े से बड़ा काम उसके इशारे पर हो जाता था। देखते ही देखते उस पर हत्या, जमीन पर कब्जा, उगाई समेत करीब 40 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। लेकिन अभी भी एक दुश्मन और बाकी था, जिसका नाम प्रदीप भोला। नीरज भवाना ने इसे अपना अगला टारगेट बना लिया था। साल 2014 में एक बार नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट में ही मारने का प्रयास किया। नीरज के 10 साथी उसे मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन भवाना उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, किसी भी हालत में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एक बार दिसंबर 2014 में अमित भूरा और भवाना की बागपत कोर्ट में पेशी थी, लेकिन बीच रास्ते से ही उन्हें कुछ बदमाश एसयूवी में आए और अमित भूरा को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भाग गए और साथ ही पुलिस की राइफल को भी लेकर चले गए। कहा जाता है कि उसके पीछे नीरज भवाना का ही हाथ था। अब तक नीरज को कई राज्यों में पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का मेन टारगेट नीरज भवाना बन चुका है। इसे पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन नीरज उनके हत्थे नहीं चल रहा था, बल्कि उस दौरान उसके कई साथी पकड़े गए। लेकिन कोई भी गैंगस्टर कितने दिनों तक भाग सकता था। 7 अप्रैल 2015 को नीरज पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अपने कई साथियों के साथ पकड़ा गया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी इसके कारनामे बंद नहीं हुए। वो जेल में बैठकर ही प्लान बनाता था और अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतरवा डलवाता था। समय था 25 अगस्त 2015 का, जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज भवाना और उसके विरोधी प्रदीप और पारस को अपने साथ ले जा रही थी। भवाना को यह पहले से पता था कि वे उसी वैन में होंगे, इसलिए उसके गुर्गे पहले से ही तैयार थे। मौका देखते ही अटैक कर दिया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं कि प्रदीप वहां से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद से दोनों तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं। लेकिन जेल में होने के बाद भी इनकी गुंडाई खत्म नहीं हुई, जिसके बाद इसका नाम एक बार फिर से तब उछाल में आया जब सुशील ने सागर धनखड़ की हत्या करवा दी थी। कहा जाता है कि उसमें नीरज भवाना का ही हाथ था। और दूसरी बार जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, तब कहा जा रहा है कि नीरज भवाना गैंग ने धमकी से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वालों को 2 दिन में बदला लेने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने भी काफी सुरक्षा तेज कर दी गई, क्योंकि ये बात एक गैंगवार हो सकती थी। आज नीरज भवाना जेल में बंद है और जेल में ही बड़े ठाट बाट से रहता है और वहीं से अपनी टीम को ऑपरेट करता है। वैसे गैंगस्टर का अंजाम बुरा होता है। किसी भी गैंगस्टर का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसका अंजाम हमेशा एनकाउंटर तक ही पहुंचा है। वैसे ही गैंगस्टरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।